गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर शुरू करते हैं हम लोग एक बार फिर से वहीं से जहां लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था। वो छोड़ा था कहाँ पे? तो एवोगाडो हाइपोथेसिस पे। बेसिकली अपने को ये जानना है कि एवोगाडो हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या थी हमें, या फिर एवोगाडो साहब को क्या जरूरत पड़ा एक अपना नया हाइपोथेसिस देने का रिगार्डिंग एटम्स या फिर उनके केमिकल कॉम्बिनेशंस को। बेसिकली डाल्टन साहब जो अपना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस था, जिसको बहुत हद तक डाल्टन साहब ने वेरीफाई कर दिया था अपने एटम्स के डिस्कवरी से। बट उनका क्या कहना था डाल्टन साहब का? वो कह रहे थे कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट। अब इसमें बहुत सारे न्यू कंसेप्ट आया, जो नए नए केमिस्ट आए, जैसे अपने गेलुजाक आए, फिर एक आए बेजेलियस। इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैरी आउट किया उसमें इनको बहुत डिफरेंट कंसेप्ट पता चला। जैसे कि अब जो गे और लुजाक थे, अकॉर्डिंग टू देम उनको ऐसा लगता था, जो उन्होंने इन्वेंशन किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि दो एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन करता है तो उसमें एक डिपेंडेंसी उनका उस दो पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स के वॉल्यूम पे भी होता है, राइट? जो वॉल्यूम होगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि केमिकल कंबाइन कैसे होगा, ठीक है। अब जब ये इनके पास कंसेप्ट आया कि दो डिफरेंट एलिमेंट है एक्स एंड वाई, जब ये दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट है एक्स एंड वाई, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देते एक्स वाई, अब ये इस दोनों की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। अब ये कह रहे थे कि नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अब ये इनके अकॉर्डिंग ये हो गया। एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ और शो कर रहा था। वो कह रहे थे कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन का नेचर है वो फिर चेंज हो रहा है। तो अब यहां पे क्या था कि हर एक के एक्सपेरिमेंट में एक ने एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ था। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हो रहा था? सबसे बड़ी चीज तो ये थी, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा क्यों होता? तो डाल्टन साहब का जो थियरी था, जॉन डाल्टन ने जो थियरी दिया था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, जो बाद में हमको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नए थ्योरीज आए उनके थ्योरी से ड्रॉबैक को पूरा किया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? अब जैसे यहां पे हम फंस गए, उन्होंने कुछ और कहा, जो एक्सपेरिमेंट बाद में कैरी आउट किए गए, जो रिजल्टेंट्स आ रहे थे वो काफी डिफर कर जा रहे थे। तो इसमें सिंपल सा बात बनता है ना, या तो रिजल्टेंट रॉन्ग है या फिर जो अपने पास कंसेप्ट है वो गलत है। बट जो रिजल्टेंट है वो तो नया प्रोडक्ट है, तो वो दैट इज रियली वेरी टफ टू प्रूव देम रॉन्ग। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो थियरी हमारे पास है हो सकता है वो गलत हो। इस केस में आते हैं एक इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था अमीरो एवोगाडो, ठीक है। इन्होंने एक सिंपल सा बात कहा। इन्होंने क्या कहा कि देखो, एटम जो डाल्टन साहब ने दिया था, इन्होंने इसको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने एक नया नाम बोला, दैट वाज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन्होंने एक नया चीज क्या बोला? मॉलिक्यूल। और उन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला क्या, तो एक मॉलिक्यूल होता है। जब एटम को, किसी भी एलिमेंट को हम तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, सबसे पहले निकलता है मॉलिक्यूल। और फिर मॉलिक्यूल को जब फर्दर डिवाइड करते हैं, जब किसी भी दो एलिमेंट को एक्स एंड वाई को अगर आपस में केमिकली कंबाइन करना है, तो उससे पहले इस एक्स एलिमेंट को और वाई एलिमेंट को दोनों को एटॉमिक फॉर्म में हमें लाना होगा। इसका मतलब क्या था कि मॉलिक्यूल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और एटम केमिकल कॉम्बिनेशन को कैरी आउट करने के लिए हमें एटम गेन करना पड़ेगा, राइट? तो उस अकॉर्डिंग एटम को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, पहले तो ये जान लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग एवोगाडो साहब ने कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can take part in chemical combination। जो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एटम क्या है, तो एटम वाज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जो मैंने बताया ना कि
जो डाल्टन साहब ने दिया था थियरी इन अकॉर्डिंग विद द केमिकल कॉम्बिनेशन, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था और जो डाल्टन साहब का थ्योरी था, और जो रिजल्टेंट आ रहा था बाकी के बाद में साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, वो डिफर कर रहा था। इसलिए एवोगाड्रो साहब ने अपना हाइपोथेसिस में क्या दिया, पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया कि एटम जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है। और दूसरा जो उनका कंसेप्ट ये था वो था मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की उन्होंने क्या कहा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उन्होंने देख एक चीज ध्यान देना सब बच्चे कि स्मॉलेस्ट एटम को भी कह रहे हैं और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को भी कह रहे हैं, बट फर्क क्या है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट कर रहा है। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होगा तब वहां पे क्या होगा, एटम इन्वॉल्व होगा, राइट। अब देखो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ a substance एलिमेंट, सब्सटेंस, यहां पे ये भी ध्यान देना सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, और कंपाउंड which has free or independent एग्जिस्टेंस। दूसरा पॉइंट यहां पे देखो, मैंने पहले बताया ना कि एटम एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब ये समझो कि हम उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं, विच हैज फ्री और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो काफी डिपेंडेंट फ्री है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो। बट यहां पे एक पॉइंट आता है जब हम कंपाउंड की बात करते हैं। अब कंपाउंड में क्या है कि दो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, सिंपल सा चीज है। अब क्या होगा कि कोई एक मान लो मॉलिक्यूल है एक्स वाई, अब ये जो एक्स वाई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कंपाउंड के उन दोनों एलिमेंट के जो बिहेवियर्स है उसको वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये बात समझो कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होगा उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे उन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व है उस कंपाउंड में, उन सारे के कैरेक्टर्स को वो शो करेंगे। अब ये समझो, इतना तो हम लोग क्लियर हो गया कि एटम्स था, मॉलिक्यूल्स था, ये क्या था, एवोगाड्रो साहब का हाइपोथेसिस था। एवोगाड्रो साहब ने हाइपोथेसिस क्या दिया था, इन्होंने कहा कि भैया एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल, और दोनों को उन्होंने क्या कहा कि दे बोथ आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बट द डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस वाज दैट कि एटम वाज दैट टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, बट molecule was not that smallest particle of a substance which can take part in chemical reaction. Rather than it was that smallest particle of element which exists freely. Means उनका जो एक्सिस्टेंस था वो फ्री था, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, और प्लस अगर वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल हुआ करते थे तो उनका जो बिहेवियर था, कैरेक्टर था, उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स को भी शो करता था, राइट। जब ये सब चीज हमें पता चल गया तो एवोगाड्रो साहब ने कुछ नई चीजें आई। जब एवोगाड्रो साहब का हाइपोथेसिस आ गया तो अपने को कुछ नया चीज कंसेप्ट पता चला। वो क्या था, वही पढ़ते हैं। तो जब एवोगाड्रो साहब का हाइपोथेसिस आ गया, हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिटेल्स पता चल गया, तो हमारे पास एक नया टर्म आया, वो था एटॉमिक मास, राइट। अब एटॉमिक मास क्या होता है, ये इस बात को पहले समझो। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, ये तो बहुत क्लियर आउट है। बट एटम क्योंकि बहुत छोटा है, हम लोगों ने जो एवोगाड्रो साहब ने हाइपोथेसिस दिया उसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इट इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। भाई दैट इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, सो देन हाउ कैन वी मेजर द मास। इसलिए हम लोगों ने एक रिलेटिवनेस खोजा। हम लोगों ने क्या किया, C12 एटम को एक स्टैंडर्ड माना। ये सब सारे बच्चे जानते हो कि हमेशा C12 एटम को स्टैंडर्ड माना जाता है। अब ये C12 एटम क्या है, तो पहले ये समझो, कल क्लास जो हुआ था उसमें आइसोटोप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जानते ही हो आइसोटोप क्या होता है, एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सपोज करो एक X एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसका मास नंबर 2 है, ठीक है। अब एक और 4 है सपोज कर लो, और उसी एलिमेंट का एक और क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 है बट मास नंबर 5 हो जाता है। उसी टाइप से ये C12 जो कार्बन है, कार्बन का जो आइसोटोप्स होता है
उसमें उसके मास नंबर चेंज हो जाता है, राइट। तो C12 एटम जो है कार्बन का, उसको एक स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। और उससे रिलेट करके हम लोग हमेशा एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करते थे, राइट। इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया, AMU, जिसको फर्दर में रिप्लेस कर दिया गया किससे, तो U से, ठीक है। अब के डेट में हम अब AMU नहीं बोलते हैं, इसको U बोलते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। अब बात को समझो कि ये 1 अगर हम बोलते हैं 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इसका मतलब समझो कि इट इज डिफाइंड एज द मास exactly equal to the mass of a C12 एटम। मतलब 12 पार्ट इस C12 एटम का 1/, इसका मतलब ये समझो कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 1 AMU, राइट। जब ये हो जाता है तो 1 AMU इज इक्वल्स टू हमको मिलता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU का वैल्यू है, ठीक। अब एक नया हमारे पास कंसेप्ट क्या आया, एटॉमिक मास के बाद हमारे पास आ गया अब एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कोई खास यूज है नहीं, बट हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये बहुत छोटे छोटे टर्म होते हैं, छोटा है बट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है बहुत सारे चीजों पे जाकर के। अब ये जब हमें पता चल गया था एटॉमिक मास के बारे में, तो एक नया चीज क्या आया, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये सिंपल सा बात समझो कि आइसोटोप जो होता है, अगर किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप x ज्यादा है, मतलब जैसे एक x है, ठीक है, इसका 1 1 है, फिर x 1 2 है, फिर x 1 3 है, ठीक है। ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और ये क्या होता है, ये एटॉमिक मास होता है। अगर किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप है वो एक से बढ़ के है, तो हम इसको एटॉमिक मास जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, एवरेज होगा। तो इन तीनों का जो एटॉमिक मास होगा उसको हम ऐड करके एवरेज एटॉमिक मास निकाल देते हैं। ये भी बहुत मेजर पार्ट था, ये भी खत्म हुआ। जो थर्ड टर्म अपने पास आया वो क्या था, वो था मॉलिक्यूलर मास। इसको भी देख लेना, बहुत सिंपल सा टर्म है। ये कह रहा था कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक कोई मॉलिक्यूल है, इसमें जो इसका एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं उस सब को अगर हम सम निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास। अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमें जो नेक्स्ट चीज है क्या करना है, अब हमें मोर कंसेप्ट पढ़ना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।